नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी सबसे बड़े लोकतंत्र की आज 8वीं लोकसभा का पहला दिन था। जो इस बार लोकसभा चुनकर आई है उसकी जो गठन की जो प्रक्रिया थी, जो सीटें मिली हैं उसको वो बहुत ही बैलेंस तरीके से मिली है। हम सब जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन अपोजिशन पार्टियों का जो संगठन है इंडिया, उसके पास भी ठीक ठाक सीटें हैं, 234 सीटें हैं। तो अब एक जो बात पिछले 10 सालों से चली आ रही थी, जो पार्लियामेंट के अंदर एक तरफा माहौल था, उसको बैलेंस करने का ऑपोजिशन के पास मौका है। और डेमोक्रेसी यही सिखाती है कि जो सरकार में है उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, उस सवालों से सरकार बच नहीं सकती। तो इसी को देखते हुए वेस्टर्न डेमोक्रेसी में एक कंसेप्ट है शैडो कैबिनेट का, परछाई कैबिनेट। यानी कि एक ऐसी कैबिनेट जहां पर अगर प्रधानमंत्री है तो उसके सामने ऑपोजिशन बेंचेस में भी एक व्यक्ति को पोर्टफोलियो दे दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर का एग्जेक्टिव पावर नहीं रहेगी उसके पास, लीगल नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज ये करती हैं। डिफेंस मिनिस्टर के सामने एक व्यक्ति को पोर्टफोलियो रहेगा डिफेंस मिनिस्टर का, फाइनेंस के सामने रहेगा फाइनेंस का, एनर्जी के सामने एनर्जी का, साइंस एंड टेक के सामने साइंस एंड टेक वाला। कहने का भाव कि एक एक व्यक्ति को चार्ट दिया जाएगा ताकि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, जो एक्ट आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट लानी है, उस पर अच्छे से पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो सके, देश को बताया जा सके, उसमें जो खामियां हैं उसको बताया जा सके और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अंदर हो, हेल्दी डिस्कशन अंदर हो और देश आगे बढ़े। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। तो देश सबसे बड़ी चीज़ है जिसको बचाना ज़रूरी है, जिसकी तरक्की इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी पार्टी की, किसी सरकार की बात की जानी चाहिए। तो जब एक अच्छा मौका मिला है तो भारत सरकार को तो नहीं, ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन पार्टीज़ को चाहिए कि शैडो कैबिनेट की तरफ बढ़ें। आइए देखते हैं कौन कौन से देशों में है। ज़्यादातर ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसी को इसकी मदर कहा जाता है, यानी कि यूके में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी देश छोटा सा हाल ही में लोकतांत्रिक हुआ है, नेपाल, वहाँ पर भी इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा चुका है। तो अगर बात करें इंग्लैंड की, हम सब जानते हैं कि 4 जुलाई को वहाँ पर इलेक्शन होना है और जैसी की प्रेडिक्शन है, जो लेबर पार्टी है वो जीत कर आ रही है, जो ऋषि सुनक द्वारा जो लीड की जा रही है कंजर्वेटिव पार्टी, वो बुरी तरह से हारने वाली है। तो लेबर पार्टी का जो पिछले 5 सालों का रहा है, वहाँ पर उन्होंने लीडर पहले से बना रखा है। जो कीयर स्टारमर है वहाँ के पार्टी लीडर हैं अपोजिशन के, और वही हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी बने, लगभग उन्हीं का तय है। तो हम देखें, उनको पहले से ही चार्जेस दिए जा चुके हैं, वो पहले से ही इसी पर फोकस कर रहे हैं। एंजेला रेनर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हाउसिंग के लिए, कम्युनिटी के लिए, इनको इसका चार्ज है, इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुकी हैं ये। रचेल रीव्स हैं, ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसी तरीके से शैडो सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन है, डिफेंस के लिए हैं, एनर्जी के लिए हैं, हेल्थ के लिए है, होम डिपार्टमेंट के लिए है। तो वो पहले से ही 5 साल से तैयार कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि अगर मैं आऊँगा तो मैं ये पॉलिसी लेके आऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर ये अमेंडमेंट बता रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो अगर देखें भारत में क्या इसकी कभी शुरुआत रही है, भारत में जो इसकी शुरुआत रही है वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रही है, और वो भी बहुत रीसेंट है, बहुत पुरानी नहीं है। सबसे पहले देखें तो 2005 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की विलासराव देशमुख की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने कोशिश की। 2015 में शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ कांग्रेस ने कोशिश की। 2018 में केरला में तो एक प्रॉपर एनजीओ ने, ऑपोजिशन पार्टी ना होते हुए भी एनजीओ ने प्रॉपर एक शपथ ली शैडो कैबिनेट की। उन्होंने कहा हम बाहर से ही चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे। अब पढ़ा लिखा स्टेट है, हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ की है। तो इन चीज़ों के लिए लिटरेसी रेट भी बहुत मैटर करती है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो केरला में है, तो वहाँ पर एक एनजीओ ने ऐसा किया, उन्होंने खूब सवाल पूछे, काउंटर किया चीफ मिनिस्टर को। उसी तरीके से 2020 में गोवा में कांग्रेस ने कोशिश की, 2020 में ही बीजेपी ने आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोशिश की, जैसा कि हम देख सकते हैं। तेलंगाना में 2022 में कोशिश की गई, लेकिन ये सारी स्टेट लेवल पे थी। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में कभी भी इस तरीके की शुरुआत नहीं की गई। तो देखना पड़ेगा क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि भारत में लोकसभा में ऐसी कोशिश की जाए ओपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। अब बात ये आती है कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है
कई सारे फैक्टर हैं। एक तो जो रिसर्च वर्क है, जो मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा रिसर्च वर्क है, वो कई बार प्रॉपर नहीं रहता आजकल। देखिए, ये मानने वाली बात है कि जिस तरीके के एमपी वगैरह चुनकर जा रहे हैं वो सभी उस तरीके के इंटेलिजेंट नहीं है, सभी को हर फील्ड की एक्सपर्टीज़ नहीं है। कई बार पॉलिटिकली मोटिवेशन होने की वजह से किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी गई, उसको उसकी नॉलेज नहीं है, किसी को दूसरी दे दी गई, उसको उसकी नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से जो उसकी नॉलेज है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि ऑपोजिशन द्वारा सवाल पूछा जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे बिल जो हैं, क्योंकि एक तरफ से एक तरफा मेजॉरिटी थी तो बहुत तेज़ी से पास किए गए। अगर हम फार्म लॉज की बात करें तो फार्म लॉ को पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया, बाद में जल्दी से पास करा दिया गया, उसके खिलाफ इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होता है, बाद में उन तीनों एक्ट्स को वापस लेना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका काम जनता का नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट में बैठे लोगों का है कि आपस में डिस्कशन करके ऐसे बिल को लेकर आएँ जिसका विरोध ना हो। तो अगर हम देखें तो फार्म लॉ को देखिए, विदाउट जो वापस लिया गया, ऑपोजिशन चाह रही थी कि डिस्कशन हो, लेकिन बहुत कम मेजॉरिटी थी, सीटें बहुत कम थी, एक बिग मेजॉरिटी के साथ सरकार थी, तो उनकी बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक कि जो फार्म लॉ रिपील, जो उनको वापस लेने का बिल आया, उसको केवल 4 मिनट में पास कर दिया गया। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी डेमोक्रेसी, ये अच्छी बात नहीं है। वहीं पर अगर देखें जो 3 क्रिमिनल लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इतने बड़े बड़े एक्ट हैं जिससे पूरी कानून व्यवस्था चल रही है पिछले 100 अगर कहें तो 70-60 सालों से। उन एक्ट्स को पास कर दिया गया और अच्छे से डिस्कशन नहीं हुई, किसी सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया, कोई सवाल नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ, एमपी सस्पेंड थे और उसको पास कर दिया गया। खूब सारा आजकल वॉकआउट हो जाता है, तो डिस्कशन नहीं हो रही। तो अपोजिशन को अपनी अहमियत को समझना पड़ेगा, इस डेमोक्रेसी को। उनको सरकार में कभी आना है तो उनको अच्छा काम पार्लियामेंट के अंदर करना पड़ेगा, ये उनके भले के लिए है और देश के भले के लिए। तो अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो हमें उस पर जाना पड़ेगा, हमें शैडो कैबिनेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। उसके मेरिट्स बहुत हैं, जैसा कि हमने देखा, जो नुकसान है वही उसकी मेरिट हो जाएंगे। जब भी कोई बिल आएगा तो जिसको फाइनेंस का चार्ज दिया गया होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से अच्छे से सवाल पूछेगा। बजट आएगा तो बजट के अच्छे से वो काउंटर किया जाएगा। डिफेंस की कोई बात होगी तो उस पर काउंटर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात होगी तो उसको काउंटर किया जाएगा। तो अच्छे अच्छे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, सिलेक्ट कमेटी में भेजे जा सकते हैं बिल। देखिए, तेज़ी से बिल पास करने से कुछ नहीं हो रहा, उसको रिपील करना पड़ जाए उससे बेटर है कि उसको 2 महीने 4 महीने समय लेकर पास किया जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, हेल्दी डिस्कशन होगी। मीडिया को भी एक मौका मिलेगा कि ऑपोजिशन कुछ कर रहा है तो उसको दिखाने का, उसके लिए उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। डीमेरिट्स भी हैं। अब हमारे देश में बहुत सारी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, या जो डेमोक्रेसी है उसको समझती नहीं है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को नहीं समझती है, और चुने हुए नेता कई ऐसे जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो अपनी जनता को दिखाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, शोर शराबा करते हैं। तो बार बार हो सकता है कि इसमें डिसरप्शन हो, बार बार पार्लियामेंट को रोक दिया जाए, तो उससे भी पार्लियामेंट का नुकसान होगा, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज तो अलग लेवल पे काम करती हैं। उसी तरीके से अगर देखें जो ऑपोजिशन है, क्या वो उतनी स्ट्रांग रहेगी? किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया, वो कहेगा नहीं हो सकता ये मंत्री बन जाए, उनको इतनी भी समझ नहीं है, वो आपस में ही लड़ जाए, फूट पड़ जाए, तो जो सवाल पूछने हैं वो ना पूछे जाएँ। मीडिया का रोल, मीडिया को एक न्यूट्रल रोल पे आना पड़ेगा। अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेगी, जैसा कि हमने पहले कहा, तो वो अच्छी रहेगी तो वो ऑपोजिशन की बात दिखाएगी। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगी तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि सवाल पूछ रहे हो। तो डीमेरिट्स में ये है कि मीडिया को भी एक अपना न्यूट्रल रोल अपनाना पड़ेगा। तो अगर भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बने रहना है, लोकतंत्र बने रहना है, विविधताओं वाला देश है, तो मुझे लगता है, या बहुत सारे लोगों को लग रहा है इस बार, कि शैडो कैबिनेट वाली जो चीज़ है वो लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टीज़ को लेकर आनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।